ये तो पैनिक बटन की घंटी है मोदी जी। 100 से अधिक वैज्ञानिकों का इसरो छोड़ना, कुडनकुलन परमाणु संयंत्र से डाटा लीक होना कोई नॉर्मल खबर नहीं है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि इसरो के टॉप 100 से 120 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया कुछ ही महीनों के भीतर। खबर सिर्फ यह भी नहीं है कि भारत के परमाणु संयंत्र कुडनकुलन से सीक्रेट डाटा लीक होकर डार्क वेब में पहुंच गया है। खबर यह है मोदी जी कि आपके नेतृत्व में भारत के टॉप वैज्ञानिक संस्थाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। ब्रेन ड्रेन से लेकर सेंसिटिव डाटा लीक हो रहा है और सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है। याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कमान मोदी जी आपके पास है और ये सिर्फ और सिर्फ टॉप वैज्ञानिकों के इसरो छोड़ने की कहानी बस इतनी नहीं है कि वे ज्यादा तनख्वाह के लालच में प्राइवेट प्लेयर्स की शरण में चले गए। कहानी बस इतनी नहीं है। कुडनकुलन के डाटा में रिलायंस के मैनेजमेंट के लीक की कहानी बस इतनी नहीं है कि कुछ गड़बड़ी हो गई। यह दरअसल सिस्टम फेलियर की कहानी है जो बहुत डरावनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत ही डरावनी तस्वीर है। 100 से 120 वैज्ञानिकों ने महज कुछ महीनों के भीतर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के टॉप पोस्ट से बाय बाय कह दिया। सरकार देर से जागी और अब उसने इस्तीफे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के नियम बदले हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ऐसे वैज्ञानिक जो गगनयान जैसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उन्होंने क्यों इसरो छोड़ा? क्या यहां काम की स्थितियां बस से बदतर हुई या अडानी अंबानी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने इन्हें महंगे पैकेज पर हायर किया? क्या हुआ और कौन है इसका जिम्मेदार? इसका असर क्या पड़ेगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 परियोजना के निदेशक विक्टर जोसेफ भी शामिल हैं। वे LVM-3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और यही लॉन्च व्हीकल गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। नौकरी छोड़ने वाले वैज्ञानिकों में गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट भी लंबी है। बताया जाता है कि इसरो के सभी केंद्रों में से UR राव सैटेलाइट सेंटर ने अपने 14,600 वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक खोए हैं। ये सीधे सीधे मोदी सरकार की गलत नीति और गलत समझ की वजह से हुआ है। लोग यह कह रहे हैं कि जैसे BSNL को जानबूझकर बर्बाद करके प्राइवेट प्लेयर जियो और बाकी कंपनियों को प्रमोट किया गया, अब वैसा ही खेल डर्टी गेम अंतरिक्ष क्षेत्र में किया जा रहा है। और उधर मंत्री जी यानी केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो में तो लोग आते जाते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। नो मिनिस्टर जी, इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज एबनॉर्मल। वरना आप इस्तीफों और VRS पर रोक क्यों लगाते? नॉर्मल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यह नॉर्मल नहीं है और इसका असर पड़ना पिछले कुछ समय से शुरू हो गया था। 1 साल में लगातार 2 मिशन असफल हुए हैं। इस्तीफों की वजह से इसरो को हाल के मिशनों में भी चुनौती का सामना करना पड़ा है। इसरो का वर्क हॉर्स माने जाने वाले PSLV 1 साल के भीतर लगातार 2 मिशनों में असफल रहा है। पहला जनवरी में EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और व्यावसायिक पेलोड लेकर उड़ान भरने वाला PSLV C62 तीसरे चरण के अंत में आई गड़बड़ी के कारण तय रास्ते से भटक गया था। दूसरा मई 2024 में PSLV C61 EOS-09 मिशन भी असफल रहा था। उड़ान के करीब 203 सेकंड के बाद तीसरे चरण में चैम्बर प्रेशर अचानक गिर गया, जिससे रॉकेट 529 किलोमीटर की सन सिंक्रोन्स कक्षा तक नहीं पहुंच सका और मिशन समाप्त करना पड़ा। इस दौरान रडार सैटेलाइट भी नष्ट हो गया। इस डेवलपमेंट के बारे में BBC को इसरो के पूर्व अध्यक्ष G माधवन नायर ने जो कहा है वह सबको सुनना चाहिए।
बहुत ही संतुलित शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि जो हो रहा है वह मोदी सरकार की जो नीतियां जो बदली हैं उसका असर है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम सरकार को यह समझाने में सफल थे कि स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टरों को अन्य सरकारी नौकरियों से अलग माना जाना चाहिए, और इसके बाद परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन योजना, नकद इनाम योजना, स्पेशल सैलरी वृद्धि जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं। उन्होंने दुख से कहा, समय के साथ इनमें से कई परियोजना धीरे धीरे वापस ले ली गई। नायर ने कहा, इन फैसलों को लेने में कुछ लोग शायद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जटिलताओं को और उनकी मांगों को पूरी तरह नहीं समझते। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखा जाना चाहिए कि मोदी सरकार ने 2019 में यानी 2019 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना करने के साथ स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था, और यह संस्था प्राइवेट सेक्टर और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच एक सिंगल विंडो इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। अब सोचिए, यह ब्रेन ड्रेन का जो कनेक्शन है, जो इसरो से 120 के करीब वैज्ञानिक गए हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उसका क्या कनेक्शन है। और इसीलिए माधवन कहते हैं कि नीतियों की समझ नहीं है। फिलहाल देश के शीर्ष संस्थान इसरो ने अपने शीर्ष 120 के करीब वैज्ञानिकों को खो दिया है, और इसका सीधा असर भविष्य के अंतरिक्ष मिशन पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, और यह आशंका ग्राउंडेड है, यानी उसका आधार है। दूसरी खबर भी कम चिंताजनक नहीं है। देश के परमाणु संयंत्र कुडनकुलन में डाटा लीक की खबर से सनसनी मची हुई है। हालांकि इस खबर को अंडरप्ले करने की भरपूर कोशिश हो रही है। रॉयटर्स ने यह खबर ब्रेक की। उसके मुताबिक 2016 से 2025 के बीच करीब 19,000 फाइलें लीक हुई और डार्क वेब पर बेची गईं। इनमें कुडनकुलन के कंट्रोल कूलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, वेंडर और सप्लायर की लिस्ट से आदि जुड़ी सेंसिटिव जानकारी है। इस प्लांट के ठेकेदार कंपनी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने माना कि आंशिक रूप से डाटा लीक हुआ है। याद और ध्यान देने की बात है कि रिलायंस ग्रुप को यह ठेका 2018 में मिला था, जिसके तहत उसे 3 और 4 रिएक्टर बनाने थे। दोनों पर काम चल रहा है। यह खबर बहुत चिंताजनक सवाल पूछती है। जिम्मेदारी किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मोदी जी के अंडर है। अब पेपर लीक पर जब मोदी जी अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, तो परमाणु संयंत्र से संवेदनशील डाटा लीक की जिम्मेदारी वह भला कैसे लेंगे? कोई सोच भी सकता है क्या? वैसे सोचिए, देश के कितने अच्छे दिन हैं। पेपर लीक से परमाणु संयंत्र का डाटा लीक हो रहा है। इसरो जैसी टॉप संस्था से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 120 वैज्ञानिक टाटा बाय बाय कह चुके हैं, तब भी भक्त कहेंगे ऑल इज वेल।